हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष और मैं आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर आपका स्वागत करता हूं आज की इस वन शॉट की क्लास में। ये वन शॉट क्लास 11 के बच्चों के लिए है और यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि होने वाला है एमएसएमईज के ऊपर, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के ऊपर। तो बच्चों फटाफट से आ जाओ, फोन में चार्जर, कान में ईयरफोन और कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस कितनी है वो मैं अपने पहले के सेशंस में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इसके पहले 7 वन शॉट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो उनको जाके भी देख लेना, क्योंकि भैया कोर्स तो पूरा कवर करना है। एंड ये है चैप्टर नंबर 8 का वन शॉट, काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। काफी इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे चैप्टर को। तो फटाफट से देखिए, शुरू करता हूं माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को आपको समझाना। और यहां पे हम लोग को सिर्फ एमएसएमईज के बारे में नहीं पढ़ना है, ये इसका सिर्फ एक टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है, यहां पे हम लोग को पढ़ना रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और थर्ड टॉपिक जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आईपीआर के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। एंड सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस कैसे डिफरेंट होती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से और इनका क्या मतलब होता है। तो देखो यार, माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम इंटरप्राइजेस हो ना, ये वो इंटरप्राइजेस या ये वो फैक्ट्रीज होती हैं जिनका बिजनेस करने का दायरा, जिनका बिजनेस करने का जो ऑपरेशंस का जो वो है ना दायरा, जो है वो बहुत ही सीमित होता है। मतलब ये बहुत ही छोटे स्केल पे काम करते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज बहुत बड़े स्केल पे काम करती हैं, मतलब एकर्स में उनकी इंडस्ट्री फैली होती है, एकर्स में फैक्ट्रीज होती हैं। एंड लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे सेलिंग, लार्ज स्केल पे जो काम करती हैं वो लार्ज स्केल में करती हैं। लेकिन माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस ना, उनका दायरा ऑपरेशन करने का, बिजनेस करने का बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सीमित होता है। इनके रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं। जो लोग इनके यहाँ काम कर रहे होते हैं ना बच्चा पार्टी, वो भी बहुत ही कम होते हैं। तो एम्प्लॉयज कम, रिसोर्सेज कम, लैंड कम, प्रोडक्शन कम, तो छोटा रहता है। ओके लेकिन माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडिया की डेवलपमेंट में एंड इंडिया की जीडीपी में। देखो यहां पे लिखा हुआ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमईज। तो अब जब भी मुझे ना ये पूरा बोलना होगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम, तो मैं आपको बोलूंगा एमएसएमईज, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग नेशन है, अभी डेवलप्ड नेशंस में नहीं गिना जाता है। जैसे अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ठीक है, लेकिन इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है। ओके, एंड एक्ट एज अ वाइटल लिंक इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब एक बात और बेटा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बातें करते हैं इंडिया में कि भैया इंडिया में आज हर चीज का सरप्लस प्रोडक्शन है, कपड़ों को ले लो, खाने को ले लो, ये क्यों है? ये है इंडस्ट्रीज की वजह से। और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, इंडस्ट्रीज को लेबर कहां से मिलता है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कहां से मिलता है? इसी एमएसएमई सेक्टर से। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बेटा इनको सपोर्ट मिलता है प्रोडक्शन के टर्म में, एम्प्लॉयमेंट के टर्म में एंड एक्सपोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के टर्म में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इंडिया में जो एक्सपोर्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप मुझे बताओ, आपको पता भी होगा कि इंडिया में व्हीट यानी कि गेहूं और चीनी यानी कि शुगर केन का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज को भेजा जाता है। बेटा ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये चीनी कौन बनाता है शुगर केन से? ये गेहूं को प्रॉपर उसको पैकेट में पैक करके और सब एक्सपोर्ट करने का काम कौन करता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं साहब, वो करती हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। बाय वाइडनिंग, तो एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्शन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारा काम एमएसएमईज का होता है। एंड बाय वाइडनिंग एंटरप्रेन्योरियल बेस एंड यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल एंड इंडिजीनियस स्किल। अब बात क्या हो रही, देखो बात ये हो रही है, सिंपल सी बात है। देखो इस फोटो में देखो, यहां पे तुमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फोटो लाया हूं, देखो यहाँ पे एक मतलब एक गांव की महिला काम करते हुए नजर आ रही है, या ये फैक्ट्री बहुत ही छोटी सी देखने में लग रही है, या देखो यहाँ पे भी एक मशीन के द्वारा सब लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली इनके जो अपने स्किल्स हैं, जैसे अगर मान लो कोई 10-12 महिलाएं हैं गांव की और वो बुनाई सिलाई का काम करती हैं, तो वो उनकी अपनी एक स्किल है जो उस गांव के लोगों को आती है।
ठीक है, उनके अपने लोकल रॉ मटेरियल है, वो कोई अमेरिका से सामान नहीं मंगा रहे हैं बेटा, रॉ मटेरियल उनके गांव के ही रॉ मटेरियल है, उनकी गांव की ही वो महिलाएं हैं और उनके गांव में ही एंटरप्रेन्योरियल बेस है, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी है जो इस बिजनेस को सपोर्ट करती है। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना सा है कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे करता है, क्योंकि यहां पे ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एक्सपोर्ट भी देते हैं। एक्सपोर्ट होता है जब हम इंडिया का कोई सामान इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज को बेचें, और ये अच्छी बात है। एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा इंडिया में पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा इंडिया में, राइट है ना। अच्छा, इसके अलावा ये एमएसएमईज के पास अपना एंटरप्रेन्योरियल बेस, एंटरप्रेन्योरियल मतलब होता है बेटा, एंटरप्रेन्योर मतलब कौन होता है, जो बिल्कुल बेस से अपने बिजनेस को स्टार्ट करे। इन एमएसएमईज के पास अपना एंटरप्रेन्योरशिप रहती है, अपने मटेरियल रहते हैं और अपनी स्किल्स रहती हैं। एग्जांपल के तौर पे फिरोजाबाद की चूड़ियां, अब फिरोजाबाद में जो लोग चूड़ियों के व्यापार में हैं उनका अपना कांच का रॉ मटेरियल है, उनका अपना एंटरप्रेन्योरशिप है और उनका अपना स्किल है, ठीक है। अगर मैं कहूं आगरा के पेठे, मथुरा की बांसुरी, तो ये क्या है, ये बेटा आपको क्या लग रहा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बांसुरी बनाती हैं क्या? बेटा मथुरा के गांव में वर्ल्ड की मथुरा वृंदावन के गांव में वर्ल्ड की बेस्ट बांसुरी बनती है और इसको कोई भी बड़ी कंपनी नहीं बनाती है, वहां के लोग बनाते हैं। उन लोगों के पास अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, अपने लोकल रॉ मटेरियल हैं बांस वगैरह का, एंड अपनी स्किल्स हैं। समझ रहे कुल मिला के बात क्या है कि ये लोग अपने दम पे ऑपरेट करते हैं। ओके, अब दो डाटा देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। ये सारी चीजें जो मैं डब्बे में डाल रहा हूं ना आपके लिए, यही सारी चीजें आपके आंसर्स को मजबूत करती हैं क्लास 11 में। ओके, बात करते हैं एमएसएमई के क्या सिग्निफिकेंट रोल है। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि एमएसएमई का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन क्या सिग्निफिकेंट रोल है उसके लिए आपके लिए कुछ डाटा लेके आया हूं। 29.7% जीडीपी का जो हमारा हिस्सा है ना बेटा, हमारे देश में जो 100% जीडीपी है ना, तो उसका लगभग 29% हिस्सा एमएसएमई से आता है, ठीक है। 100% में 29% बहुत बड़ा है। एंड हमारी कंट्री का पूरा एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो उसमें से लगभग 49% हिस्सा, ठीक है, 49.66 मतलब ऑलमोस्ट 50% हिस्सा एमएसएमई से आता है। तो प्लीज नोट इट डाउन कि भैया कितना 29.7% हिस्सा आता है आपका जीडीपी का, एंड 49.66% हिस्सा एक्सपोर्ट्स में एमएसएमईज का आता है। इसके अलावा ओवर 60 मिलियन पीपल, 60 मिलियन से ज्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं थ्रू 28.5 मिलियन इंटरप्राइजेस। बेटा अगर इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो टोटल इंटरप्राइजेस कितनी है 28.5 और लोग कितने हैं 60 मिलियन, राइट। बात समझ में आ गई। तो भैया बहुत लार्ज स्केल पे ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पे इनका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में भी है, एंड बहुत लार्ज स्केल पे इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी है। और टोटल 28.5 मिलियन इंटरप्राइजेस हैं आफ्टर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। आई होप कि आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलो यार, बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, जहां पे हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा क्या जानेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ साइज इज डिफाइंड इन आवर कंट्री विद रेफरेंस टू एमएसएमई एस्टैब्लिशमेंट। बेटा ना अब बात ये होने वाली, मैं आपको बताता हूं, ये आगे एक चार्ट है एंड इस चार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी माइक्रो है, कैसे पता लगेगा कोई कंपनी स्मॉल है, या कैसे पता लगेगा कोई कंपनी मीडियम इंटरप्राइज है, ठीक है। कैसे पता लगेगा मैं बताता हूं आपको। हमारी कंट्री में साइज को नापने का एक अलग ही तरीका है, बहुत सारे पैरामीटर्स वैसे तो यूज होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। एंड कुछ कंट्रीज में तरीके हैं, उनमें क्या क्या तरीके इंक्लूड है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप कुछ कंट्रीज में देखा गया है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं एक बिजनेस में, वहां से तय हो जाता है, या कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है आप वैसे भी तय कर सकते हो कि अगर किसी में कम है तो माइक्रो, थोड़ी ज्यादा है तो स्मॉल, और बहुत ज्यादा है तो मीडियम, और उससे भी बहुत ज्यादा है तो लार्ज इंटरप्राइजेस। आप कैपिटल इन्वेस्ट के बेसिस पे, कितने लोग नौकरी करते हैं उस कंपनी में उसके बेसिस पे, है ना, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन के बेसिस पे कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही कोई परिभाषा दे दी हो एमएसएमई के लिए,
तो उसके बेसिस पे, जैसे भैया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ बोला हो, या फिर दिस मेजर सीक्स टू कीप इन व्यू द सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया वेयर कैपिटल इज स्कार्स एंड लेबर इज अबंडेंट। कहा जा रहा है, सिंपल सी बात कही जा रही है कि इंडिया जैसी कंट्री में बात होती है कि एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितनी है, टर्नओवर कितना है, एंड उसी से हम डिसाइड करते हैं कि एमएसएमई है या नहीं है वो कंपनी। ठीक है, और ये ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे थोड़ा बैलेंस बनाया जाए, और कैपिटल इज स्कार्स एंड लेबर इज अबेंडेंट, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कैपिटल बहुत ही कम है, जहां पे कैपिटल क्या है, बहुत ही कम है, एंड लेबर बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसी कंट्रीज के लिए ये जो डेफिनेशन है ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर की, वो बेस्ट डेफिनेशन रहेगी। मैं आपको समझाता हूं क्यों बेस्ट रहेगी। सबसे पहले हमने एक कॉलम में रखा हुआ है टाइप ऑफ यूनिट, इसमें लिखा है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर कोई कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक की है तो वो माइक्रो कहलाएगी। अगर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है तो वो स्मॉल कहलाएगी, और किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की है तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो कहलाएंगी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो कंपनियां होंगी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो कंपनियां होंगी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात पूछोगे सर टर्नओवर क्या होता है, तो टर्नओवर मतलब होता है बेटा टोटल सेल्स, टोटल सेल, यानी कि कितना सामान आपने बेचा। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली सेल की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, प्रॉफिट निकलता है जब आप सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे, कि यार मेरी सेल हुई 100 रुपए की और खर्चा लगा मेरा 20 रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 80 रुपए। यहां पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ सेल की बात हो रही है। तो टर्नओवर जिस कंपनी का 5 करोड़ से कम हो वो माइक्रो, जिसका 50 करोड़ से कम हो वो स्मॉल, और जिसका 250 करोड़ से कम हो वो मीडियम। इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी 1, 10 और 50। तो बेटा ये क्राइटेरिया है हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि हम ऐसे करके स्मॉल, मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में पता लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में और टर्नओवर के बारे में। ठीक है भाई, एमएसएमई जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही रिलेटेबल मुद्दा रहता है। मैं आपको बताता हूं, किसी भी देश की सरकार होगी ना बेटा, वो अपने एमएसएमई सेक्टर को कभी भी पीछे नहीं छूटने देगी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर अगर पीछे छूटा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एंड फिर से इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग स्टेज में है उनके ऊपर लोड बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा। तो सरकार हमेशा क्या करती रहती है, एमएसएमईज में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करती ही रहती है, एंड उसको प्रमोट करने की बात करती ही रहती है। चलिए तो बात करते हैं, सबसे पहले सरकार ने एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए क्या किया, है ना। सबसे पहले सरकार ने सोचा कि यार हम इन एमएसएमईज की प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंगल लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे, मतलब एक सिंगल ऐसा कानून बनाएंगे जहां पे सारी एमएसएमईज जो है सुधर जाए आके, एंड उनके लिए अच्छा रहे। इसके लिए ये येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, एमएसएमईडी एक्ट 2006 आया अक्टूबर 2006 में। पूरा नाम था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है, ये पूरा नाम आपके लिए यहां पे लिख दिया मैंने। और इनका काम क्या था, इनका काम था कि एमएसएमई किस कंपनी को माना जाएगा, ये क्रेडिट यानी कि पैसा कहां से ले सकते हैं, ये मार्केटिंग कहां से करेंगे, एंड टेक्नोलॉजी कहां से करेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें एमएसएमई में आती हैं, इस एक्ट में आती हैं कि एमएसएमई की क्या डेफिनेशन होगी, पैसा कहां से लेंगे, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे होगी। ठीक है, इसके अलावा मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस एंड सर्विस रिलेटेड एंटरप्राइजेस, ऐसी एंटरप्राइजेस जो छोटे स्केल में सर्विसेज देती हो ना बेटा, वहां पे भी ये ऐसी एंटरप्राइजेस भी इस एक्ट के अंदर आती हैं। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे। सिंपल सी बात बताई मैंने अभी तक, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं क्या क्या बताया है। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि एमएसएमई होता क्या है एंड उनका क्या रोल है इंडिया की डेवलपमेंट में। फिर मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से हम उनका डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं। तो ये है उनका पूरा चार्ट, कैसे हम लोग तय करते हैं कि कोई कंपनी एमएसएमई है या नहीं है।
देन मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक लीगल कानून बनाया गया जिसको हम लोग ने कहा है MSMED एक्ट 2006, अक्टूबर 2006 में आया था। और इन बातों के ऊपर ध्यान रखा जाता है। एक बार मैं 1 2 3 4 भी कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डेफिनेशन इज द फर्स्ट कंसर्न, क्रेडिट सेकेंड, मार्केटिंग थर्ड, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन 4, और इसके अलावा पांचवी बात यह है कि सर्विस वाली इंडस्ट्रीज भी MSME के अंदर आती हैं। चलिए जी, बात करते हैं खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की। यार देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे गांव है ना, गांव में एक विरासत है, गांव में स्किल्स हैं, गांव के लोगों की अपनी स्किल्स हैं और वो अपने तरीके से उन स्किल्स को आगे देते हैं। याद करिए, मैं आपको वन शॉट पढ़ा रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, कंपनी और पार्टनरशिप के भी बारे में। लेकिन उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या बताया था कि बेटा ऐसी फैमिली जो हिंदू हो बाय रिलीजन एंड जिसका कर्ता धर्ता कौन हो, कर्ता हो, उसका नाम ही था कर्ता। तो अगर आपने नहीं ये वन शॉट देखी तो प्लीज सेकंड चैप्टर की वन शॉट जाके देख लेना। वहां पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात हुई है कि भैया गांव के लोग किस तरीके से काम करते हैं, एक फैमिली किस तरीके से काम करती है। चलिए तो बात करते हैं बेटा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की। और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विलेज इंडस्ट्रीज यानी ये गांव की जो इंडस्ट्रीज है ना, ये होती क्या है। तो विलेज इंडस्ट्रीज हैज बीन डिफाइंड एज एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन अ रूरल एरिया। सबसे पहली बात तो ये है कि विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जो किसी रूरल बोले तो गांव और अर्बन बोले तो शहर, रूरल एरिया में आती होगी, जो कि कोई गुड प्रोड्यूस करती होगी, प्रोड्यूसेस एनी गुड्स, रेंडर्स एनी सर्विस, या तो वो कोई सर्विस देने वाली कंपनी होगी, या तो वो पावर का इस्तेमाल करेगी और या तो नहीं करेगी। पावर मतलब अपनी ये वाली पावर नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन विच द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और आर्टिसन और वर्कर इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पे एक वर्कर या एक आर्टिसन का मतलब होता है बेटा कारीगर, एक वर्कर या एक कारीगर के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो ना, जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो भी डिफाइन कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर। तो कुल मिला के विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो गांव में रहती है, रूरल एरियाज में बसती है, जहां पे आप कोई गुड प्रोड्यूस करते हो, कोई सर्विस देते हो, पावर का यूज करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे एक आर्टिसन या कारीगर या वर्कर का जो खर्चा है वो सरकार बताती है कितना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं या रूरल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, देखो बेटा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, रूरल का मतलब समझ गए होगे जो गांव में रहे, ट्रेडिशनल का मतलब है कि वो आज भी ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना जो बेटा मॉडर्न नहीं है, जो ट्रेडिशनल है। मॉडर्न मतलब आज की मॉडर्न फैशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, जो हमेशा से चलता आया है, जो फैशन कभी खत्म नहीं होगा, जो ट्रेडिशन इंडिया का रहा है, जो कल्चर इंडिया का रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विलेज इंडस्ट्री के केस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कोई भी क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है अभी तक भारत सरकार की ओर से। एमएसएमई का कर दिया गया है बट विलेज इंडस्ट्रीज का नहीं किया गया। जब मैं आपको ये क्लास ले रहा हूं, जब आप ये क्लास देख रहे हो, तब तक नहीं किया गया, बाद में हो जाए तो पता नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रोल ऑफ एमएसएमई की, कि रोल क्या है एमएसएमई का, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है एमएसएमई की बात की जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि जब एक कंट्री में एमएसएमईज की ग्रोथ होती है तो गांव की ग्रोथ होती है, गांव के लोगों की ग्रोथ होती है, और इससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का चलता रहता है। सोशियो इकोनॉमिक समझ रहे हो कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ ही साथ चलना। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है। सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट साथ में लेके चलना वो एक कंट्री का पॉसिबल हो पाता है जब एक कंट्री की एमएसएमईज इंडस्ट्रीज थोड़ा अच्छा करती हैं। इसके बाद इंडिया की इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी की बात की जाए तो उसमें हमेशा एमएसएमईज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, देखने को मिला है। एंड लास्ट में एक लाइन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। बेटा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपनी कंट्री में बढ़ाने के लिए, ठीक है, रूरल और बैकवर्ड एरिया में सबसे बड़ी अगर कोई इंपॉर्टेंस है एमएसएमई की तो वो ये है।
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब सवाल किया जाता है कि आप एमएसएमईज के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, तो तब उनका जवाब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट समझना, जैसे बाइक में होता है ना एक्सेलरेटर, जिससे एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो गाड़ी आगे तेज चलती है। इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गांव के एरिया में एमएसएमईज का बहुत रोल प्ले होता है। अब इन रोल को और डिटेल में समझना है अपन को, एंड 6 से 7 पॉइंट अब हम समझने वाले हैं। सबसे पहला, ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इनसे रीजनल डेवलपमेंट होता है। देखो, मान लो कि यूपी का कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये यूपी स्टेट है, एंड यूपी स्टेट में एक तरफ तो भैया मान लो लखनऊ है और एक तरफ कोई छोटा सा गांव है, ठीक है, विलेज है। अब जितना डेवलपमेंट लखनऊ का हो रहा है ना, उतना इस गांव का नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भैया ऑब्वियसली बात है, लखनऊ कैपिटल है यूपी की, तो वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट होगा। या किसी और सिटी का नाम ले लीजिए आप, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच का नाम ले लीजिए, अयोध्या का नाम ले लीजिए, वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इस विलेज में नहीं हो रहा है। तो बेटा कैसे होगा विलेज में डेवलपमेंट? रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा? वो होगा जब उस गांव में, जब उस जगह पे स्मॉल इंडस्ट्रीज आएंगी। और एक बात समझो, 95% इंडस्ट्रीज में से, 100% इंडस्ट्रीज में से 95% इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इंडिया में। आउट ऑफ 100%, अराउंड 95% इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, बात करते हैं, मतलब आप समझ गए। सबसे पहला पॉइंट आपको मिल गया, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अगर आपको हर रीजन का डेवलप करना है, एक स्टेट में, एक कंट्री में, अगर आपको इस गांव को भी लखनऊ के बराबर लेके आना है यूपी के अंदर, तो आपको वहां पे एमएसएमईज को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके बाद एमएसएमईज में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में से एक है एग्रीकल्चर के बाद। बेटा एग्रीकल्चर फर्स्ट एम्प्लॉयर है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री में। एग्रीकल्चर से बहुत लोग आज भी अपना जीवन यापन करते हैं। एंड सेकेंड नंबर पे ये एमएसएमई का सेक्टर आता है, तो बहुत सारे लोग यहां पे एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, एक बात और, क्यों है एमएसएमई इतना अच्छा है इंडिया के लिए? क्योंकि बेटा इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना, जहां पे देखो प्रोडक्शन करने के दो तरीके होते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन करने के दो तरीके होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक उन कंट्रीज के लिए अच्छी होती है ना जहां पे लेबर बहुत हैं। तो इंडिया में आप जानते हो, ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, लेबर्स बहुत हैं, एंड सबको जॉब चाहिए। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहां पे लेबर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, वहां के लिए इन एमएसएमईज का बहुत डायरेक्ट रोल निकल के आता है। ठीक है, चलो पढ़ के देख सकते हो। कंसिडर टू बी मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव, दिस इज अ बोन फॉर लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। ये एक लेबर सरप्लस कंट्री इंडिया के जैसे के लिए एक बून है एमएसएमई। बून माने वरदान है। चलिए थर्ड पॉइंट थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्यार से समझते हैं। हमारी कंट्री में जो एमएसएमई है ना, ये बहुत सारे सामान प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हम भूल नहीं सकते कि ये सामान भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि कंजम्पशन से रिलेटेड गुड, जैसे गेहूं, दाल, चावल, चीनी, कॉफी, चाय। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट यानी कि रेडीमेड कपड़े, इसके अलावा हौजरी के आइटम्स, इसके अलावा स्टेशनरी के आइटम जैसे पेंसिल वगैरह, रबड़ वगैरह, साबुन वगैरह, सोप, इसके अलावा डिटर्जेंट, ओके, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन की बात हो रही है, लेदर, इसके अलावा प्लास्टिक एंड रबर के गुड्स, प्लास्टिक और रबड़ के गुड भी, प्रोसेस्ड फूड्स एंड वेजिटेबल, फूड और वेजिटेबल को प्रोडक्शन करने का काम भी इनका होता है। वुड और स्टील का काम भी ये कंपनियां करती हैं। वार्निशेस यानी कि शायद पॉलिशेस की बात हो रही है। सेफ्टी मैचेस यानी कि माचिस की तीली बनाने का काम, ये सारे काम कौन करता है? कहीं ना कहीं हमारा एमएसएमई सेक्टर ही करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड की बात की जाए तो यहां पे सारे गुड्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे टेलीविजन, जैसे कैलकुलेटर्स, जैसे इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स। बेटा ऐसे जो हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट होते हैं ना, वो सब भी। इसके अलावा ओवरहेड प्रोजेक्टर, एयर कंडीशन यानी कि एसी, बेटा ये सारी चीजें है ना। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, बेटा दवाइयां, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स की रिलेटेड चीजें। एग्रीकल्चर के टूल्स और इक्विपमेंट, ये सारी चीजें भी एमएसएमई हमको देता है ना। इसके अलावा हैंड, अभी बचा है डेली कंज्यूमेबल आइटम हो गया, हमको इलेक्ट्रॉनिक गुड हो गया, लेकिन अभी और बचा है। इसके अलावा भैया हैंडलूम यानी हाथ से बने हुए कपड़े, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई चीजें, और अदर प्रोडक्ट भी जो है हमको मिलता है एमएसएमई सेक्टर से। तो ये उसका रोल हो गया।
चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जरा इसको भी एक बार अनरिवील करते हैं। हाँ, जो ये एमएसएमई सेक्टर है ना बेटा, ये सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज करके, और ऐसे रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड होते हैं ना, जो रॉ मटेरियल्स इजिली उस गांव में, उस शहर में अवेलेबल हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि भैया ये क्या बनाते हैं। ये सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज करके, और ये ऐसे रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं जो लोकली अवेलेबल होते हैं। बोथ मटेरियल एंड लेबर कैन बी सेटअप एनीवेयर इन द कंट्री, और ये लेबर भी कहीं से भी ले आते हैं कंट्री में, मटेरियल भी कहीं से भी ले आते हैं, एंड कहीं भी अपनी यूनिट को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि एमएसएमईज का कोई भी लोकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स कहीं भी रह के मिल सकते हैं। तो ये इसका फायदा हो गया। पांचवां पॉइंट पढ़ते हैं, यही है पांचवा, छठा और सातवां। पांचवा पॉइंट ये बच्चा पार्टी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत सारी आजकल आप जानते हो ना, शार्क टैंक जब से शुरू हुआ है, तो शार्क टैंक जब से आया है इंडिया में, एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर सी चल पड़ी है। हर बंदा, हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एमबीए चाय वाला को देख के, चाय सुट्टा बार को देख के, है ना, और सक्सेसफुल बनना चाहता है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। एमएसएमईज वो तरीका है जहां से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों के स्किल्स और टैलेंट को बिजनेस आइडियाज में कन्वर्ट करके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा के आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उनकी स्किल्स और टैलेंट, स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ पीपल कैन बी चैनल्ड इनटू बिजनेस आइडियाज। ठीक है, लोगों का स्किल, लोगों की टैलेंट, आप नए नए आइडियाज ला सकते हो, और कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा के और कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज करके, है ना, आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हो। एमएसएमई में प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ही लो होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लीगली मिल जाते हैं, इजिली मिल जाते हैं, खर्चीले भी कम होते हैं। तो ये भी इसके फायदे हैं एमएसएमई में आने का। इसके अलावा क्योंकि इन बिजनेसेस का जो दायरा है वो बड़ा सीमित है, तो अगर आपको कोई फैसला लेना है ना, तो आप इजीली फैसला ले सकते हो, यानी कि क्विक एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग भी आपको यहां पे देखने के लिए मिलती है। आप अगर एमएसएमईज की बात की जाए, तो क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का साइज बहुत स्मॉल है, तो आप क्विक और टाइमली डिसीजन भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको किसी को भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये थे कुछ फायदे हमारे एमएसएमई के सेक्टर के। और अब बच्चों बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एमएसएमईज। आखिर एमएसएमईज में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, ये चैप्टर अलग से क्यों बनाया गया है? बेटा अगर इतना ही अच्छा चल रहा होता ना, तो फिर हमारे देश में किसान सुसाइड ना करते। अगर इतना ही अच्छा चल रहा होता ना, जितना इन किताबों में लिखा हुआ है, जितना हमने अभी तक पढ़ा कि हाँ ये रोल है वो रोल है, इतना अच्छा बेटा चलता नहीं है। जो एमएसएमई जिंदा है आज की डेट में इंडिया में, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है सांस लेने के लिए, सरवाइव करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश करती होगी, लेकिन वो कोशिश जन जन तक पहुंच नहीं रही है। बजट पास करती होगी, लेकिन वो बजट गांवों तक पहुंच ही नहीं रहा है। कुछ ऐसी तो कमी है जिसमें इंडियन एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल भी मजा नहीं ले पा रहा है एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहा है। एंड हमें समझना है उन रीजंस को, हमें समझना है उन कारणों को। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इस टॉपिक को एक बार रीड कर लो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो यहां पे बात क्या हो रही है ना, कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर कोई बिजनेस छोटे स्केल पे काम करता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उनसे जो सामान बनाते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो बहुत पुराने हैं, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, ना मैनेजर को हायर करने के लिए पैसा है। इसके अलावा उनके पास लोकेशन की दिक्कत आती है, उनको एक्सचेंज रेट का कुछ पता नहीं है, फॉरेन मार्केट का कुछ पता नहीं है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी शायद नहीं होते हैं, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, दिक्कतों की बात हो ही रही है तो दिक्कतों से भागना क्या, फेस करते हैं। सबसे पहले दिक्कत आती है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, उनको पैसा नहीं मिल पाता है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज वगैरह देखते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उनको रॉ मटेरियल भी हो सकता है कि कभी कभी इजी ना मिले। ठीक है, चलो तो उनको जो है रिमोट लोकेशन पे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन मतलब दूर दराज के पिछड़े इलाकों में वो काम कर रहे हैं,
तो उनके पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी कि रोड की, हॉस्पिटल्स की, गाड़ियों की, ट्रैक्टर की, जो उनके सामान को लादे उसकी कमी है। इसके अलावा उनके पास मैनेजरियल टैलेंट की कमी है। इसके अलावा पुअर क्वालिटी का सामान बनाते हैं। इसके अलावा क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, तो भैया इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, ये सारी दिक्कतें एमएसएमई सेक्टर को हैं, है ना। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, ये बातें तो हो गई प्रोडक्शन करने से रिलेटेड, लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हो ना, तो इनके पास एडिकेट डाटा नहीं होता है फाइनेंशियल या फॉरेन मार्केट का, कि भैया देखो इंडिया में तो तुम अपना बिजनेस कर नहीं पा रहे हो, अब फॉरेन मार्केट का आइडिया कैसे लगेगा। मार्केट इंटेलिजेंस इनके पास नहीं होती है। एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होता रहता है वो इनके लिए बड़ा खतरा है। एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बेटा बाहर के देशों में वही सामान बिकता है ना जो क्वालिटी जिसकी हाई हो, तो इतने ज्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्योंकि होते हैं वहां पे, तो हमारे एमएसएमई सेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और शिपमेंट यानी कि जहाज में सामान डालने से पहले ही बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये सारे पैसे भी अपने पास नहीं होते हैं। ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एमएसएमई से रिलेटेड हैं। एंड सबसे पहले हम समझेंगे फाइनेंस की प्रॉब्लम को, यानी कि पैसे की कमी के प्रॉब्लम को। सबसे पहले ये समझो कि एमएसएमई सेक्टर के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फाइनेंस, ठीक है। इसके बाद ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही छोटे कैपिटल बेस से शुरू करते हैं, स्मॉल कैपिटल बेस, एडिकेट फाइनेंस नहीं होना। मेनी ऑफ द यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर लैक द क्रेडिट वर्थिनेस, क्योंकि ये कंपनियां इतनी छोटी छोटी होती है ना कि मार्केट में कोई भी इनको उधार भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि इनकी क्रेडिट वर्दिनेस खराब हो चुकी है। लोग इन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये पैसा लौटा देंगे। जब ये कंपनीज पैसा मांगने जाती होंगी, लोग सोचते होंगे कि ये कंपनी तो कल बंद हो जा रही है, तो इसको कौन पैसा दे। इसके अलावा ये कंपनीज लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि जमींदार वगैरह के बहुत एक्सप्लॉयटेशन को झेलते हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई बैंक इनकी मदद कर रहा है, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनकी मदद कर रहा है, कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा। तो इनको अंत में जाके अपने गांव के मनी लेंडर से, अपने गांव के जमींदार से लोन लेना पड़ता है, जिससे ये एक एक्सप्लॉयटेशन का या शोषण का शिकार बनते हैं। इसके बाद इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस को चालू रखने के लिए जरूरी होती है, तो इनके पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं होती है। एंड बैंक भी इनको इतना इजीली पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर पैसा देते भी है तो बैंक वाले कहते हैं कि कोई कोलैटरल सिक्योरिटी या कोई गारंटी जमा करो। गारंटी समझ रहे हो? गारंटी समझ रहे हो? मार्जिन मनी जमा करो, ठीक है यार। देखो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि किसी घर का, जमीन का, दुकान का जायदाद गिरवी रखो, ठीक है, या आप हमें कोई मार्जिन मनी या कोई पैसा पहले से देके जाओ, ठीक है, कुछ ऐसा भी करो, कुछ गारंटी आप किसी की दिलवाओ कि आप हमको पैसा लौटा ही दोगे। वो इंसान कर नहीं पाता है और बैंक इनको अंततः लोन देती नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है रॉ मटेरियल की। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, कई बार रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, और इसी वजह से जो एमएसएमई के सामान है ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं। एंड इसके लिए उनको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेने के लिए उनको पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है, और क्योंकि पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है तो सामान की कॉस्ट बढ़ जाती है, और क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है तो अब लोग उसको खरीदते नहीं है, क्योंकि वो सामान महंगा हो जाता है। ओके, यहां पे जो ये है ना हमारे एमएसएमईज के मालिक, ये रॉ मटेरियल सप्लायर से ना बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाते हैं, मोल भाव नहीं कर पाते हैं, नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे परचेज करते हैं, 100 यूनिट 200 यूनिट, और हमारे जो सप्लायर होते हैं वो कहते हैं अरे ज्यादा ले जाओ, इन बेचारों का पैसा होता नहीं है, तो ज्यादा ले जाने पे ही वो डिस्काउंट देते हैं। लेकिन ये लोग खरीदते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो स्मॉल क्वांटिटी वालों को ना कोई डिस्काउंट मिलता है ना कोई ऑफर मिलता है। इसके अलावा ठीक है, ये बल्क में सामान खरीद भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास वेयर हाउस नहीं है। बताता हूं कैसे। एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, स्मॉल सेक्टर की है, और वो कॉटन को रॉ मटेरियल के तौर पे मंगाती है। बेटा अगर बहुत कॉटन मंगा भी लेगी तो स्टोर कहां करेगी? स्टोर करना भी तो एक जिम्मेदारी है ना। तो क्योंकि इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है सामान को स्टोर करने के लिए, इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सामान को एक साथ ही खरीद लेने का। ठीक है, चलो बात करते हैं मैनेजरियल स्किल की। ओके, बात करते हैं मैनेजरियल स्किल की, और यहां पे क्या हो रहा है ये देखते हैं। यहां पे ये हो रहा है, देखो सबसे पहले दिक्कत आई थी फाइनेंस की,
दूसरी दिक्कत है रॉ मटेरियल की, और आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे कि यार अगर आपकी छोटी सी कंपनी होगी तो आपको भी ये सारी दिक्कतें आएंगी, कुछ ऐसा कनेक्ट करके पढ़ाई करो, ठीक है। फिर आते हैं बच्चा मैनेजरियल स्किल की। देखो कंपनी छोटी है, पैसे कम है, कोई पढ़ा लिखा मैनेजर आएगा, सैलरी ज्यादा मांगेगा, बेचारी ये कंपनियां कैसे देंगी? क्योंकि इन कंपनीज को ऑपरेट करने वाला कोई एक इंसान होता है। दे आर जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन हु मे नॉट पोसेस ऑल द मैनेजरियल स्किल। ठीक है, वो बंदा अपने काम में अच्छा हो सकता है। मथुरा में बांसुरी बजाने वाला एक इंसान बांसुरी अच्छी बजा सकता है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो मार्केटिंग भी अच्छी कर ले? लेकिन क्या गारंटी है कि वो मैनेज भी अच्छा कर ले? क्योंकि है ना, क्योंकि उनके पास मार्केट करने का स्किल नहीं है। तो कई बार ये जो कंपनियां हैं ये मार्केट नहीं कर पाती हैं, अपने सामान को बेच नहीं पाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अब आता है चौथा प्रॉब्लम, जो कि है मार्केटिंग। अब बेटा बात यह आती है ना, सामान तो बना दिया, लेकिन मार्केटिंग कौन करेगा? अरे मार्केटिंग से ही तो सेल आएगी, मार्केटिंग से ही तो पैसा आएगा ना। तो मार्केटिंग का मतलब होता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये क्या हो रहा है? घड़ी डिटर्जेंट बता रहा है लोगों को कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या 2 मिनट में बनने वाली मैगी। ये एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। तो ये जो एमएसएमई के सेक्टर होते हैं ना, ये मार्केटिंग करने में पीछे रह जाते हैं। देखो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करवाती है। क्योंकि मार्केटिंग में बेटा एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, कि आप भैया एडवर्टीजमेंट कर दो। पर्सनल सेलिंग आता है, पर्सनल सेलिंग समझ रहे हो ना, पर्सनल सेलिंग, जहां पे घर घर जाके आप सामान बेचते हो। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन यानी कि पीआर आता है, कि भैया आपको कंपनी की इमेज अच्छी बना के रखनी है पब्लिक की नजरों में। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल आप सब ये सब जानते ही हैं। और एक अच्छी मार्केटिंग की जरूरत है ताकि कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचे और हम लोग भी समझ जाएं कि कस्टमर्स को चाहिए क्या एक्चुअली में। ठीक है, नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन मार्केटिंग भी इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ही वीक एरिया होता है। फिर इन ऑर्गेनाइजेशन को मिडिल मैन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने सामान को बेचने के लिए, और ये मिडिल मैन उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उनको कम दाम दिलवा के अपने सामान का और पेमेंट में डीले करवा के। देखो कोई मिडिल मैन होगा तो वो सोचेगा कि मान लो किसी किसान ने गेहूं उगाया भी है, तो वो सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे लूं, किसान को कम से कम पैसा मिले। तो क्योंकि वो किसान कोई मार्केटिंग तो कर नहीं पा रहा है, ना ही उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, तो इस केस में मिडिल मैन जो है वो बीच में आते हैं, वो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनको प्राइस कम दिलवा के और खुद की जेबें भर के। ठीक है, पांचवा आता है क्वालिटी, और फिर आता है, हाँ भाई, पांचवा आता है क्वालिटी। बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी अपने प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन नहीं कर पाती हैं, और इसके लिए वो लोग कॉस्ट कट करना शुरू कर देते हैं ताकि प्राइसेस कम रहें। अब क्योंकि इंसान देखेगा कि प्राइस कम है, तो क्योंकि ये कॉस्ट कट करते हैं, और क्योंकि ये कॉस्ट कट करते हैं ना, तो फिर इनका सामान अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है। ठीक है, इनके पास एडिकेट रिसोर्सेज भी नहीं है ताकि ये क्वालिटी रिसर्च में और मेंटेन करने में लगा दें। तो इतना ना पैसा है, ना मैनेजरियल स्किल है, ना रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं है, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? 6 दिक्कत है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, ओके। अब बात यह होती है ना कि किसी भी इंसान का कैपेसिटी होती है 100%, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो यूज कर पाता है। आज जैसे आप अपने दिमाग की बात करें ना, तो हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती है 100%, लेकिन हम अपने दिमाग का जीवन भर में उपयोग सिर्फ 2% ही कर पाते हैं हम इंसान। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रॉपर बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो एमएसएमईज हैं, ना इनके पास मार्केटिंग स्किल है, ना इनके पास डिमांड है, इसी वजह से ये अपने फुल कैपेसिटी से कम में ऑपरेट करते हैं, और ये भी एक दिक्कत की बात है। 7th पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। बेटा आप आजकल जानते हो फ्लिपकार्ट, ठीक है, आजकल आप जानते हो कि भी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारी विदेशी कंपनियां। फ्लिपकार्ट तो इंडिया की है, लेकिन जो सामान बेचते हैं तो यहां भी विदेशी ही बिकते हैं, जैसे प्यूमा, नाइकी के कपड़े, जूते, ये सारी कंपनियां सामान को बेचती हैं। ग्लोबल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है,
ग्लोबल कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये कि अब बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं और इंडिया में अपने सामान को बेच रही हैं। इंडिया के लोगों को भी बाहर की कंपनीज के प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहे हैं। आज वर्साचे, गुच्ची, जारा, एचएम, ये सारे एक स्टेटमेंट ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, तो भैया बात यह है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज से ही कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, इसी के साथ साथ उनको मल्टीनेशनल कंपनी से भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, चलो यार अब बात करते हैं एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हाँ चलो ठीक है जी। हाँ भाई, बात करते हैं अब शार्क टैंक की। सर क्या बोल रहे हो, शार्क टैंक की बात करते हैं? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, शार्क टैंक की बात नहीं करते हैं। यहां पे बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अभी हमारे पूरे चैप्टर का ना एक हिस्सा खत्म हो चुका है और वो एक हिस्सा था एमएसएमई के बारे में जानना, जहां पे मैंने आपको बताया ना एमएसएमई होती क्या है, कैसे एमएसएमई को मेजर करते हैं एंड कैसे क्या कुछ चैलेंजेस हैं एमएसएमईज के, और इसके अलावा क्या कुछ तकलीफें हैं एंड क्या कुछ रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एमएसएमई का। तो ये सारी चीजें जान ली। अब हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और फिर हम जानेंगे कह सकते हो आईपीआर के बारे में, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लास अच्छी लगी होगी एंड चलिए आगे अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ तो यार देखो, शार्क टैंक के आने के बाद ना एक इंडिया में रिवॉल्यूशन सा शुरू हुआ एंड यहां पे मैंने कुछ एंटरप्रेन्योर्स की फोटो लगा रखी है आपके लिए। आप लोग इनको बखूबी जानते होंगे। इधर मेरे विनीता सिंह जी हैं जो कि शुगर कॉस्मेटिक की मालिक हैं। फिर आते हैं पीयूष बंसल लेंसकार्ट के मालिक हैं। गजल अलग मामा अर्थ के मालिक हैं। अश्लील ग्रोवर को आप जानते हो, भारत पे के को फाउंडर रहे हैं। अमन गुप्ता बोट के मालिक हैं। नमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की मालिक हैं एंड अनुपम मित्तल शादी.com के मालिक हैं। तो ये सारे ही एंटरप्रेन्योर्स। अब बात ये होती है कि सर ये एंटरप्रेन्योर होते कौन है और इन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो देखो यार, एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो लोग होते हैं जो स्क्रैच से किसी बिजनेस को स्टार्ट करें, किसी बिजनेस आइडिया पे बात करें। जैसे अश्लील ग्रोवर ने भारत पे फाउंड किया। होता क्या था मैं आपको बताता हूं। दुकानों पे जो क्यूआर कोड का स्कैनर लगा होता है ना, वो जैसे मान लो किसी दुकान वाले के पास गूगल पे का है और मेरे पास भी गूगल पे है, तो मैं गूगल पे से गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास फोन पे है तो मैं उस गूगल पे पेमेंट नहीं कर सकता था। अश्लील ग्रोवर ने इस समस्या को समझा और उन्होंने भारत पे का क्यूआर कोड हर दुकान में जाके लगवा दिया। अब इससे क्या हुआ कि आपके पास चाहे कोई भी ऐप हो, दुकान वाले के पास चाहे कोई भी ऐप हो, आप एक ऐप से दूसरे ऐप पे, मतलब एक यूपीआई प्लेटफॉर्म से दूसरे यूपीआई प्लेटफॉर्म पे पैसा बिना झिझक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक बिजनेस को एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने का जो वो रहता है ना कि बिल्कुल प्रमोट करना किसी बिजनेस को, इस पूरी जर्नी को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और यही लोग एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली मतलब यह है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस। बेटा जब एक इंसान अपने खुद का बिजनेस सेटअप करने पे जाता है तो उसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जो इंसान सेटअप करता है अपने खुद के बिजनेस को उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जिस बिजनेस यूनिट को सेटअप किया जाता है उसको हम लोग एंटरप्राइज कहते हैं। और इसी के साथ साथ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो मैंने आपको जैसा बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और जिस यूनिट को, बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसे हम लोग एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर कोई फीचर है तो वो है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आखिर क्या सोच के बिजनेस को स्टार्ट करते हो कि हम कोई सिस्टमैटिक एक्टिविटी करेंगे, यानी कि कोई पर्पसफुल हम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे एंड पैसा कमाने के लिए करेंगे। पर्पस क्या है? पैसा। ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा। तो इट इज अ सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा और एक पर्पसफुल एक्टिविटी करनी होगी। इट हैज सर्टेन टेम्परामेंटल स्किल एंड अदर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट। अब देखो बात यह है कि आपको एक कंपनी चलाने के लिए कुछ टेम्परामेंट की जरूरत है ना। आपको टेम्परामेंट चाहिए, मतलब आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए और इसके अलावा काबिलियत होनी चाहिए एक कंपनी को चलाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप एक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो
चाहे तो एजुकेशन लेके या फिर ट्रेनिंग लेके आप इन सब चीजों को सीख सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप ऑब्जर्वेशन से, वर्क एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को देख देख के सीख जाना, वर्क एक्सपीरियंस मतलब काम करते करते काम सीख जाना, ट्रेनिंग जो आपको दी जाती है, एजुकेशन यानी पढ़ाई करके। आप कुछ भी करके अगर इस काबिल बनते हैं कि आप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी या एक पर्पसफुल एक्टिविटी को रन आउट कर सके। फिर आता है लॉफुल। आप एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस में जो कुछ भी करेंगे वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि आप जो भी कुछ करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस में, उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे और सोसाइटी को भी उससे फायदा होगा, ठीक है ना। चलो, अब आता है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस से अलग क्यों है? क्योंकि बेटा बिजनेस में आप कभी भी इनोवेशन की बात नहीं करते हो। एंटरप्रेन्योरशिप बात करता है इनोवेटिव होने की। इनोवेटिव माने कुछ नया करने की, बार बार कुछ नया करने की। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप में आती है क्रिएटिविटी, क्योंकि यहां पे आप वैल्यू क्रिएट करते हो, कुछ नया सामान बनाते हो, कुछ नई चीजें क्रिएट करते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे हम इनोवेशन की बातें करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, हम नए सामान को बनाने की बात करते हैं, हम नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं कि भाई चलो बहुत हो गया दिल्ली का मार्केट, अब चलो बैंगलोर की मार्केट में धंधा जमाएंगे, बहुत हो गया बैंगलोर का मार्केट, अब चलो लंदन की मार्केट में धंधा जमाएंगे। समझ रहे हो? नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, नए नए प्रोडक्ट को बनाते रहना, नई नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करते रहना, ये सारी चीजें किसमें आती है? इनोवेशन में आती हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में ये देखना पड़ेगा कि उसको प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं, सुनो। सबसे पहले आता है आपके मन में आइडिया, आइडिया के बाद आप शुरू करते हो प्रमोशन, और फिर आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन, आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे और ये सारी चीजें करोगे, एंड तब जाके आप एक बिजनेस को खड़ा कर देते हो, ठीक है। आप उसमें अपॉर्चुनिटी भी देखते हो कि भैया जो काम मैं करना चाह रहा हूं उसमें की डिमांड मार्केट में है भी या नहीं है। तो एक बार अपॉर्चुनिटी देखने के बाद आप रिसोर्सेज को लेके आते हो और उनको प्रोडक्टिव एंटरप्राइज में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। ओके, यह बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर के पास हो सकता है कि इनमें से कोई भी रिसोर्स ना हो, लेकिन उसके पास क्या हो सकता है? उसके पास आइडिया हो सकता है, जिस आइडिया को वो प्रमोट करेगा और सारे रिसोर्सेज को लेके आएगा। पांचवा पॉइंट है रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। देखो एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा ही हाई रिस्क लेना पड़ता है। एक अगर आप नौकरी करने वाले के उसमें देखोगे ना, तो नौकरी करने वाले से ज्यादा रिस्क हमेशा एंटरप्रेन्योर का होगा। नौकरी करने वाला क्या भाई, नौकरी कर रहा है और एक तारीख को हर महीने की सैलरी आ रही है। तो जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं वो ज्यादा बड़ा रिस्क लेते हैं, है ना। और जो लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं या किसी प्रोफेशन में होते हैं वो उतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी एश्योर्ड पे ऑफ नहीं है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। आपने 100 रुपए लगाया तो आपको कितना मिलेगा इसके बारे में कोई एश्योर्ड पे ऑफ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, नौकरी में है, आपको पता है कि ऑफिस जाऊंगा 30 दिन काम करूंगा तो 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी। अब ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट। और बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो फटाफट से आपको क्या करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेनी है और इसको फटाफट से पढ़ लेंगे। चलो देखो यार, मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है। आपने YouTube की दुनिया में, आप अभी जो मेरी क्लास देख रहे हो ना, YouTube की क्लास देख रहे हो, YouTube में आप जानते हो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, यानी कि किसी पिक्चर का गाना हम अपनी वीडियोस में यूज नहीं कर सकते हैं। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसका कॉपीराइट कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के पास है। मेरी किसी भी वीडियो का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो अपने चैनल पे। अगर करते हो और मैंने कॉपीराइट का क्लेम डाल दिया तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी नई चीज को कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। ऐसे ही आता है इन्वेंशन में। मान लो मैंने कोई ऐसी कार बनाई जो पानी पे चलती हो, अब ये मेरा क्या है, इन्वेंशन है। अब उस इन्वेंशन को बेचने का अधिकार किसके पास है, मेरे पास है, क्योंकि मैंने उस इन्वेंशन को पेटेंट करा रखा है, दैट इज पेटेंट, ठीक है। मेरी उस कार को
कोई और बेच के पैसा नहीं कमा सकता है, मेहनत मेरी है, पैसा भी मैं ही कमाऊंगा। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जहां पे आपको किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे राइट मिल जाए जो आपकी बुद्धि से निकली है, आपने उस पर दिमाग खर्च किया है। ठीक है, ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशंस बिगिन विद एन आइडिया। बेटा जितने भी इन्वेंशंस है ना, जितने भी चीजें हैं, ये एक आइडिया से निकलती हैं। ठीक है, एक आइडिया आया इंसान के पास कि चलो पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाते हैं। एक बार आइडिया को आप अगर एक्चुअल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हो, आइडिया आया कि पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाता हूं और बना भी दी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न अदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन। और हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमने अपने आइडिया को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने ये सोचा कि मेरे पास आइडिया है कि मैं क्या करूंगा, पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा, और मैंने पानी पे चलने वाली गाड़ी बना भी दी। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मांगूंगा कि मुझे उस चीज को राइट दे दिया जाए, मेरी उस चीज को प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी बाहर वाले के यूज करने से। और जब मुझे ये लीगल राइट्स मिल जाते हैं ना, तो इन्हें मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आईपीआर, कि अब मेरे अलावा मेरी उस गाड़ी को जो पानी पे चलती है ना, कोई और यूज नहीं कर पाएगा। इसे ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल मतलब होता है दिमाग, आपका तेज दिमाग। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो ह्यूमन माइंड के प्रोडक्ट से निकलती है। ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग के से निकलती है वो। ठीक है, अब जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ओनर है, मान लो वो मेरी गाड़ी है जो पानी पे चलती है, एग्जांपल दे रहा हूं पानी पे चलने वाली गाड़ी का, मेरी गाड़ी है जो पानी पे चलती है, मैं चाहूं तो उसको रेंट कर दूं, मैं चाहूं तो उसको दे दूं, और मैं चाहूं तो उसको बेच दूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे इन्वेंशन, जैसे अगर आपने किसी चीज का इन्वेंशन किया हो, आपने कोई किताब लिखी हो, लिटरेरी वर्क, आपने कोई पेंटिंग बनाई हो यानी कि आर्टिस्टिक वर्क, आपका कोई सिंबल बनाया हुआ हो यानी कि सिंबल, आपका कोई नाम या आपका कोई इमेज और डिजाइन, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं जो एक बिजनेस में यूज की जा सकती हैं। तो बेटा ये सारे आपके लिए कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं। चलो अब ये बात हो रही कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप खुद सोचो कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप स्ट्रगल करके किसी बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हो, और आपका बिजनेस टिका हुआ है किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर जो आपके दिमाग से निकला है। अब अगर उस प्रोडक्ट को कोई और यूज कर लेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप भी ये सोचोगे कि उस प्रोडक्ट का पूरा अधिकार, एकाधिकार सिर्फ मेरे पास हो। उस प्रोडक्ट से पैसा कौन कमाए? मैं कमाऊं, क्योंकि मेहनत किसकी लगी? मेरी लगी। रिसर्च किसकी लगी? मेरी लगी। टाइम किसका लगा? मेरा लगा, यानी कि एंटरप्रेन्योर का लगा। तो इसीलिए आईपीआर एंटरप्रेन्योर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आईपीआर नहीं होगा तो देश दुनिया में लूट मच जाएगी, लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपी कर लेंगे। आईपीआर है, प्रोटेक्शन है, तो इसी वजह से आप नए नए इन्वेंशन करते रहने के लिए मोटिवेटेड रहते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी कंपनी ने कैंसर को क्योर करने वाली मेडिसिन बना ली, अब वो मेडिसिन का फॉर्मूला सिर्फ उस कंपनी के पास रहेगा, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कि बेटा इन्वेंटर्स हो गए, जो लोग इन्वेंट करते हैं, ऑथर्स, क्रिएटर्स एटसेट्रा, उनको उनके काम के लिए सम्मान भी दिया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और कि मान लो मैंने कोई किताब लिखी, अब मेरी किताब पब्लिक में कब जाएगी? व्हेन इट इज टू बी पब्लिसाइज्ड। ये सिर्फ मेरी परमिशन के उस पे ही होगा, मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मेरी बुक को पब्लिक करनी है, मेरी पेंटिंग को पब्लिक करनी है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो और चाहे कम्युनिकेट करने की बात हो। पब्लिक को बताएगा भी कौन? वो मेरी परमिशन होगी। पब्लिक में बांटेगा कौन? वो मेरी परमिशन से होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हर चीज में मेरी परमिशन लगेगी ना, तो मेरी इनकम का लॉस भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मैंने कोई किताब लिखी है, वो पब्लिक में 2 साल बाद जाए, क्योंकि 2 साल बाद के लिए वो किताब है, फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा कमाएगी, तो मेरी परमिशन के बिना उस किताब को कोई भी मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता है। इससे मेरी इनकम भी सेफ रहेगी। और इससे ऑथर्स जो किताब लिखते हैं, क्रिएटर्स जो कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट क्रिएटर व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, डेवलपर्स जो किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, या किसी भी चीज के ओनर्स, किसी इन्वेंशन के ओनर्स, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके काम को रिकॉग्निशन मिलता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी आईपीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे कि आईपीआर होता क्या है। सबसे पहले आईपीआर की बात करते हैं। जो आपके दिमाग में आता होगा आईपीआर सुनते ही, वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है कि नॉट कॉपी। कॉपीराइट का मतलब है कि आपके पास अगर किसी चीज की कॉपीराइट है ना, इसका मतलब कि वो चीज कॉपी नहीं की हुई है। जैसे कि मैं कहूं कि भैया कोई गाना हो कि मान लो गाने का नाम याद आ रहा है अभी, सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है ना, कि तेरे लिए रात आधी जगूं, सोच ना सके, अक्षय कुमार का गाना है। ठीक है, मान लो वो गाना गा रहे हैं, अब आप उस गाने का इस्तेमाल अपनी वीडियो में नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ राइट टू नॉट टू कॉपी। अब एक ओरिजिनल आइडिया को, एक क्रिएटर को या एक ऑथर को ये कॉपीराइट दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई गाना लिखा है, तो वो कॉपीराइट उस गाने पे मेरा है। ठीक है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। बेसिकली लिटरेरी यानी कि किताबों के काम में, आर्टिस्टिक यानी कि पेंटिंग के काम में, म्यूजिकल यानी कि गाने वाने के काम में, साउंड यानी कि म्यूजिक साउंड रिकॉर्डिंग, या फिर सिनेमेटोग्राफी यानी कि फिल्म बनाने के काम में ये कॉपीराइट बेसिकली लगता है। ठीक है, ओके। और एक चीज और, मान लीजिए मेरा गाना है और मेरी म्यूजिक सीरीज है। मेरी म्यूजिक सीरीज की अगर कोई पायरेटिंग करके बेचेगा ना, अगर नकली सीरीज को बेचेगा, तो मैं उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का जो है आरोप लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया कॉपीराइट। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की कि यार ये ट्रेडमार्क क्या होता है। चलो बताता हूं ट्रेडमार्क क्या होता है। ओके, तो ट्रेडमार्क ना किसी भी वर्ड, किसी भी नाम, किसी भी सिंबल पे मिलता है बेटा। मैं आगे बताऊंगा आपको, ये पूरा समझाने वाला हूं, पहले समझ लो। ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड। ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई शब्द हो। एग्जांपल बताता हूं आपको। शब्द, जैसे कि शब्द है नाइकी, एक ब्रांड का नाम है ना नाइकी। ओके, नेम भी क्या है, नाइकी है। ओके, इनका नाम भी नाइकी है। सिंबल, इनका सिंबल क्या है, सिंबल आप लोग नाइकी का सबको पता है, ये वाला सिंबल है ना नाइकी का। और उनका कॉम्बिनेशन, या तो नाम, वर्ड, सिंबल हो, या उनका कॉम्बिनेशन हो, जिससे हम किसी गुड को पहचान सके। अब अगर किसी जूते पे नाइकी का सिंबल बना होगा बच्चा पार्टी, तो किसी जूते पे अगर नाइकी का सिंबल बना होगा, ठीक है, तो हमको पता होगा कि ये जूता नाइकी का ही है। ठीक है, इससे हम नाइकी कंपनी को पहचान लेंगे, किसी इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पहचान लेंगे। ट्रेडमार्क ऑल्सो लेट अस डिफरेंशिएट द गुड्स ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अनदर। हम एक कंपनी के गुड को दूसरी कंपनी के गुड से अलग भी कर सकते हैं ट्रेडमार्क के बेसिस पे। अगर मान लो नाइकी की कॉपी कर ली मैंने, और मैंने बिल्कुल ऐसा ही टेक, बिल्कुल ऐसा ही नाम नाइकी मैंने अपने जूते पे छपा दिया। अब क्या तुम मेरे बनाए हुए जूते या नाइकी के जूते पे डिफरेंशिएट कर सकते हो? आंसर होगा नहीं कर पाओगे। इसीलिए नाइकी ने अपने वर्ड्स को, अपने सिंबल को और नाम को ट्रेडमार्क करा रखा है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, है ना। ट्रेडमार्क से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सामान से अपने सामान को अलग कर सकते हो। कंपनी एक दूसरे से अपने सामान को अलग कर सकती है, और कोई भी कॉम्पिटिटर सेम नाम, सिंबल या वर्ड यूज नहीं कर सकता है अपने सामान को बेचने के लिए। अ कॉम्पिटिटर कैन नॉट यूज द सेम और सिमिलर ट्रेडमार्क टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। कोई भी कॉम्पिटिटर सेम नाम से, सेम सिंबल से आपके सामान को बेच नहीं सकता है। आपने देखा भी होगा एडिडास, है ना, एडिडास एक कंपनी है, जब उसकी कॉपी बनती है तो क्या बनती है, एबीबास। ठीक है ना, आप ऐसा कुछ तफरी कर सकते हो, बट सेम नाम या सेम लोगो नहीं डाल सकते हो। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये अलग अलग कंपनीज है। पेप्सी का अपना एक सिंबल है, अपना एक नाम है, अपना लिखने का तरीका है। एडिडास का अपना एक सिंबल है, अपना एक नाम है, अपना लिखने का तरीका है। मैकडॉनल्ड्स वाले एम को यूज करते हैं, आप ऐसा एम यूज नहीं कर सकते। रेडबुल वाले दो भैंसों को लड़ा रहे हैं, आप नहीं लड़ा सकते। नेस्ले वाले ऐसा लोगो है, आप दोबारा वो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ये ट्रेडमार्क है। मर्सिडीज वालों का ये सिंबल है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मर्सिडीज का सिंबल है। ऊपर देखो यहाँ पे स्टारबक्स का सिंबल दिख रहा होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका सिंबल है। ऐसे ही हार्ले डेविडसन साइकिल, केएफसी, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैनन, निविया, डव, ये जितनी भी कंपनियां ना, इन्होंने अपने सिंबल्स को ट्रेडमार्क करा रखा है, एंड यू कैन नॉट यूज देम। ठीक है, अब आते हैं बच्चा पार्टी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे आगरा जा रहे हो तो पेड़े लेते आना, अरे मथुरा जा रहे हो तो एक बांसुरी ले आना बच्चे के लिए, अरे सूरत जा रहे हो तो साड़ियां लेते आना,
फिरोजाबाद जा रहे हो तो चूड़ियां लेते आना, लखनऊ के मलिहाबाद जा रहे हो ना तो आम लेते आना। यानी कि हम जगह के से चीजों को जोड़ के देख रहे हैं, हम जगह से चीजों को जोड़ रहे हैं। मलिहाबाद के आम, फिरोजाबाद की चूड़ियां, ठीक है। यानी कि चूड़ियां हर जगह मिलती हैं, बट फिरोजाबाद में कुछ तो स्पेशल है ना। यानी कि साड़ियां हर जगह मिलती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, बनारसी साड़ियां, ठीक है, बनारसी सिल्क की साड़ियां। तो साड़ियां तो बेटा दुनिया भर में हर कहीं मिलती हैं, लेकिन बनारस की ही क्यों चाहिए? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बनारस में अच्छी साड़ियां मिलती होंगी, ओरिजिनल साड़ियां मिलती होंगी। जैसे पश्मीना शॉल, कश्मीर की पश्मीना शॉल, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पश्मीना शॉल कश्मीर की अच्छी रहती होगी, ठीक है। इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल गुड, फूड स्टेप ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डेफिनेट। देखो कुछ भी हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट जैसे मैंने बोला ना कि फिरोजाबाद की चूड़ियां, इंडस्ट्रियल गुड भी हो सकता है, फूड खाने का आइटम भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला आगरा के पेड़े, जिसकी पहचान एक जगह से हो, यानी कि एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी से हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि आगरा के पेड़े लेते आना, तो आगरा के पेड़े या सीतापुर के रसगुल्ले फेमस है कि वो सीतापुर के हैं, इसका मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, तभी तो कोई मंगा रहा है ना, उनकी रेपुटेशन बढ़िया होगी। और जो फीचर है वो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। आगरा के पेड़े जैसे आगरा में मिलते हैं वैसे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, यही है उसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन, ठीक है। GIs आर पार्ट, GI मतलब यहां पे लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आर पार्ट ऑफ अवर कलेक्टिव एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है कि नागा मिर्चा, ठीक है, या मीजो की चिली, या चाखेसान का शॉल, या बस्तर का ढोकरा, या वर्ली की पेंटिंग्स, ठीक है। इसके अलावा देखो नागपुर के संतरे, कांगड़ा की पेंटिंग, मिर्जापुर की कालीन, ठीक है ना, समझ गए, दार्जिलिंग की चाय, पश्मीना शॉल कश्मीर की, बनारस के ब्रोकेट्स एंड साड़ीज। तो भैया आप समझ रहे हो आप कि कैसे मैं बता रहा हूं, नागपुर के संतरे, बस्तर के ढोकरे, मिर्जापुर की कालीन, कश्मीर के पश्मीना, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। और अगर आप क्लेम करते हो कि ये मिर्जापुर की ही कालीन है तो कोई और उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। द नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज पेटेंट। अब बेटा पेटेंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो कि तुम एक इन्वेंटर हो, तुमने किसी एक प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है। अब बेटा इन्वेंट करके क्या करोगे, तुमने नई चीज का इन्वेंशन किया है, इन्वेंशन करके क्या करोगे, उसको घर में सजा के रखोगे? नहीं, तुम ये सोचोगे कि यार इस इन्वेंशन को पब्लिक की भलाई में डाला जाए, और पब्लिक की भलाई के साथ साथ थोड़ी हमारी जेब की भलाई भी हो, और एक कंपनी को तुम वो पेटेंट करा दोगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेटेंट ले लोगे। पेटेंट का मतलब ये कि अब उस प्रोडक्ट का राइट टू यूज 20 साल तक तुम्हारे पास आएगा, 20 साल तक जो भी पैसा कमाया जाएगा वो तुम्हारे द्वारा कमाया जाएगा। तो पेटेंट किसी भी इन्वेंशन पे लगता है। अब यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क है ना बेटा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क है। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, इन्वेंशन में फर्क है। क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको। देखो डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, जैसे वास्को दा गामा ने इंडिया की खोज की, इंडिया पहले से था, वास्को दा गामा ने सिर्फ खोज की यानी कि डिस्कवरी की। इन्वेंशन का मतलब होता है किसी नई चीज को इन्वेंट करना। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाई, बल्ब पहले से नहीं थी, थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाई, तो थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब, तो वो इन्वेंशन होता है। और वास्को दा गामा डिस्कवर्ड द इंडिया, यानी कि इंडिया की खोज की। दोनों में फर्क है। और पेटेंट मिलता है खोज पे नहीं, पेटेंट मिलता है इन्वेंशन पे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं, न्यूटन सॉ द एप्पल फॉल एंड डिस्कवर्ड ग्रेविटी। न्यूटन ने देखा कि एप्पल धरती पे गिरता है और ग्रेविटी को डिस्कवर किया। लेकिन दूसरे हाथ पे टेलीफोन जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया, फोन पे बात करने का तरीका, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो पेटेंट मिलता है वो आपको इन्वेंशन पे मिलता है, आपको खोज पे नहीं मिलता है। इसके अलावा जो भी पेटेंट के राइट्स मिलते हैं ना आपको, वो मिलते हैं सिर्फ 20 साल के लिए। 20 साल के बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाता है, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है कि पेटेंट कैन ओनली बी फाइल्ड टू गेट्स राइट ओवर इन्वेंशन एंड नॉट द डिस्कवरी। सिर्फ इन्वेंशन पे आपको राइट मिल रहा है, डिस्कवरी पे नहीं, ठीक है, ओके। और वो जो भी सामान होना चाहिए वो इंडस्ट्रीज में बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो पेटेंट होता क्या है, अगर आपने कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक्सक्लूसिव राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट करवा सकते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ लो कि वो प्रोडक्ट नया होना चाहिए और उस प्रोडक्ट के बारे में कहीं भी किसी को भी कोई अदर नॉलेज नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट ऑलरेडी एक्सिस्ट इन द करंट नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए, दैट इज पेटेंट। चलो, तो पेटेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिजाइन की। अब यार समझो, मान लो कि मैं कहता हूं ना एडिडास, अब एडिडास छोड़ो, ये बताओ ऑडी, ये ऑडी का साइन है और ये आई गेस आप लोग पकड़ पा रहे होगे किसका साइन है, ये है बेटा बीएमडब्ल्यू का साइन। ठीक है, सही कह रहा हूं? नहीं बीएमडब्ल्यू नहीं, ये मर्सिडीज का साइन है। ओके सॉरी, ये मर्सिडीज का साइन है और ये ऑडी का साइन है। तो ये डिजाइन है। एक डिजाइन में शेप, पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स ऑन कलर्स आता है। ठीक है, शेप, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और कलर्स कॉम्बिनेशन। एक डिजाइन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि एक आर्टिकल पे अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, जैसे ये 4 छल्ले जो आपस में फंसे हुए हैं सफेद रंग के, ये आपको ऑडी पे ही देखने को मिलेगा और यही ऑडी की गाड़ी का आई कैचिंग फीचर भी है। आप इस डिजाइन को क्या करा सकते हो, आप लीगल राइट ले सकते हो और एक डिजाइन पे लीगल राइट आपको 10 साल के लिए मिलता है, जिसको 5 साल के लिए आप रिन्यू भी करा सकते हो। ठीक है, ओके, तो बात इतनी सी हो रही है कि जब ये तक ऑडी के पास ही लाइसेंस रहेगा, वो ऑडी जो कंपनी है वो इस डिजाइन को यूज कर सकती है, हालांकि वो उन्हीं का बनाया हुआ है और कोई भी इस डिजाइन को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी प्लांट वैरायटी के ऊपर। अब देखो प्लांट वैरायटी क्या होती है। मान लो कि आपने ना कोई ऐसा प्लांट बनाया है अपनी लेबोरेटरी में, अपनी लैब में, और आप चाहते हो कि उस प्लांट का एकाधिकार सिर्फ आपके पास हो, आपकी कंपनी के पास हो, क्योंकि भैया प्लांट उगाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो अगर किसी फार्मर ने, अगर किसी वर्कर ने एक ऐसे प्लांट की प्रजाति उगाई हो जो सिर्फ उसी ने कर दिखाया हो, तो उस प्लांट को बेचने का राइट, यूज करने का राइट भी सिर्फ और सिर्फ उस फार्मर के पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट वैरायटी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स को ग्रुप कर रहे हैं उनकी बोटैनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, हम प्लांट को बेसिकली क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं उनकी बोटैनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और वैरायटी का वो पार्ट है जो फार्मर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है, कि अगर मान लो किसी किसान ने किसी नए तरीके का प्लांट बना दिया हो। ठीक है, और इससे क्या होगा, हम नए प्लांट्स की प्रजाति को कंजर्व कर पाएंगे, उनको इंप्रूव कर पाएंगे और जेनेटिक प्लांट्स को अवेलेबल भी कर पाएंगे। जैसे हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोस, पिछले सालों में पोटैटोस का हाइब्रिड वर्जन देखने को मिला था। पोटैटोस का हाइब्रिड वर्जन का मतलब है कि भैया जो आलू के अलग अलग प्रकार, जैसे आपने सुना भी होगा मलियाबाद, मैं आपको बताता हूं, लखनऊ की एक बात बताता हूं। लखनऊ में एक जगह है मलियाबाद, जहां पे आम की बहुत तगड़े से खेती होती है, जैसे कश्मीर के सेब वैसे मलियाबाद के आम होते हैं। एंड बहुत तरीके के आम होते हैं, मतलब नाना प्रजाति के रहते हैं, बहुत नाना माने अलग अलग प्रजाति के। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन आप ले सकते हो और इस प्रोटेक्शन को लेने के बाद आपका जो भी खर्चा हुआ है रिसर्च और डेवलपमेंट में, उसको प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, इंडियन फार्मर्स को रिकॉग्निशन मिलती है देश दुनिया में कि हाँ, ये तालियां बजाओ भाई, ये जो प्लांट है वो इंडियन फार्मर्स ने उगाया है। इसके अलावा कल्टीवेटर्स, इसके अलावा कंजर्वर्स और ब्रीडर्स, ठीक है, जिन लोगों ने उन प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाई है, मतलब दोनों प्लांट्स को मिला के एक प्लांट बनाया है, इन सबको रिकॉग्निशन मिलता है, इन सबको देश दुनिया में पहचान मिलती है। दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री, और इससे बीज या सीड इंडस्ट्री की ग्रोथ भी होती है। तो ये हो गया आपका प्लांट वैरायटी। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे। बेसिकली यहां पे बात ये हो रही है कि प्लांट की कोई भी वो वैरायटी जो किसी फार्मर ने, कंजर्वर ने या ब्रीडर ने एक्सक्लूसिवली बनाई है, तो उसे कहते हैं प्लांट वैरायटी। हम उसका लीगल प्रोटेक्शन पा सकते हैं, जिससे कि इंडियन फार्मर्स, कंजर्वर्स, कल्टीवेटर्स और ब्रीडर्स रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। और जो भी आपका खर्चा हुआ हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि बेटा किसी प्लांट को उगाना बहुत खर्चे का काम हो जाता है, तो जो भी आपका खर्चा हुआ हो वो एक कंपनी देगी। ठीक है, कंपनी कह रहे हैं भाई, वो जो खर्चा हुआ है ना आपका, वो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, आप उस प्लांट से पैसे कमा सकते हो, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकते हो, इसलिए आपको लीगल प्रोटेक्शन देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और लास्ट आता है बेटा सेमीकंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो यार, हर कंप्यूटर की चिप में ना
कुछ इस तरीके से सेमीकंडक्टर लगता है, ठीक है। हर कंप्यूटर की चिप में कुछ इस तरीके से सेमीकंडक्टर का यूज होता है, समझ गए बात को। अब ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अगर आप बनाते हो तो आप सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसका लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हो। एनी प्रोडक्ट दैट कंटेन्स ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्कुलेटरी एलिमेंट्स, अगर कोई भी प्रोडक्ट में ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं या सर्कुलेटरी एलिमेंट्स लग रहे हैं, सर्किट लग रहा है, एंड फॉर्म्ड ना सेमीकंडक्टर मटेरियल, और उसको सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बनाया गया है एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल और इनसाइड द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सिंपल सी बात है, आप उनका अगर आप ऐसा कुछ भी सामान बना रहे हो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप का, तो आप उसका लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हो। आई होप कि बच्चों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास थोड़ी छोटी थी क्योंकि ये जो चैप्टर था वो लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। वन शॉट की क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। इसके पहले 7 चैप्टर और कवर हो चुके हैं, ये हमारा 8वां चैप्टर है। तो कॉमर्स अड्डा 24/7 की प्लेलिस्ट वाले बटन पे जाना बेटा, और वहां पे जाके मेरी प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लेना। सारी प्लेलिस्ट में सारे जो है सेशंस को अपने पास शेयर करके रख लेना एंड सारे सेशंस को देख लेना। तो क्लास 11 के लिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आज के चैप्टर में हमने बेसिकली 3 तरह की बातें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा अपने लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा 3rd नंबर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। 2nd नंबर पे अपन ने पढ़ा कह सकते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और 1st नंबर पे हमने पढ़ा एमएसएमईज और विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। तब तक ले हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक ले हम लोग दोबारा नहीं मिल जाते हैं, और ऐसे ही बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।